ओके सर। और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, शेयर। हाँ, तो एसएपी का यूज क्या है, पहले ये जानेंगे एसएपी है क्या, उसका यूज क्या है, और एसएपी का मतलब कोई भी कंपनी एसएपी क्यों लगाती है, उसका पर्पस क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे एसएपी के पहले क्या चल रहा था, मतलब लोग कैसे अपना ट्रांजैक्शंस, अपना बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। तो आप लोगों में कोई टैली का नाम सुना है? टैली? हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है सर। टैली है, अभी हाल फिलहाल में तो बीजी है, आपका मार्ग ईआरपी हो गया। छोटे एमएसएमईज के लिए तो बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर। राइट और राइट। आई थिंक एसएपी जो है वो बड़े लोगों के लिए, मतलब जिनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, जो अपना डाटा सिक्योर रखना चाहते हैं, वर्किंग फ्लो में करना चाहते हैं, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, तो इसका डिपार्टमेंट वाइज होता है काम। अच्छा, हाँ ऑलमोस्ट जी सही है, मतलब पूरा जी। पूरी सही है, ऐसा बात नहीं है। इसमें और ऐड ऑन करते हैं कुछ डिटेल्स, लाइक जैसे सपोज एसएपी लगाने का पर्पस क्या है कि हमारा बिजनेस बहुत सारे लोकेशन में चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, एक स्टील प्लांट है, एक पावर प्लांट है, एक टेक्सटाइल प्लांट है। तो एक कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं, उनका बिजनेसेस मतलब और बहुत सारे स्टेट में चल रहे हैं, बहुत सारे प्लांट है, 100 अबव प्लांट है सबका। टाटा का 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो ये सब का जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स हो रहा है डेली बाय डेली, जो भी बिजनेस चल रहा है, तो ऑनर तो एक ही है, सपोज ऑनर तो रतन टाटा है। अब उनको जैसे देखना है कि मेरा टाटा मोटर्स में मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो इसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो। लेकिन एसएपी में ये क्या है, मतलब विद इन अ सेकंड आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। या फिर कुछ भी देखना है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, एनी रिपोर्ट एक कंपनी को पूरी तरह से मैंने ट्रांसपेरेंट करता है ये एसएपी। और आप कहीं भी बैठ के, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के आप अपना बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू एसएपी। तो एसएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेस। यस, ये है इसका कंप्लीट फुल फॉर्म एसएपी का। बहुत लोग को पता रहता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, बट ये कंप्लीट नहीं है। इसका पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एसएपी एक क्या है, ईआरपी पैकेज है। ईआरपी, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को? हाँ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। करेक्ट, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेस एंड प्लानिंग। ठीक है, तो ये इसको ईआरपी पैकेज बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। तो क्या है, कंपनी में बहुत तरह का मतलब एक्टिविटीज चलता है, लाइक परचेज, सेल्स, प्रोडक्शंस। तो ये जो क्यूसी। जितने तर हाँ, हाँ, प्रोडक्शन, क्यूसीज, क्यूसी, फिर हाँ क्यूए, बहुत सारे। हाँ हाँ। तो क्या है कि जो एक कंपनी में जितने तरह के भी एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी को एक बिजनेस एक बिजनेस प्रोसेस बोला गया है। ठीक है, और उस बिजनेस प्रोसेस को एसएपी में क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स को बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। ये बिजनेस प्रोसेस क्या है, जैसे बिजनेस प्रोसेस है पी टू पी, ठीक है, ओ टू सी, ये बिजनेस प्रोसेस है। आर टू आर, ये सब मतलब शॉर्टकट है, इसके अंदर में बहुत डिटेल्स है, अभी मैं बताता हूँ ये सब क्या है। जैसे एसएपी को क्या किया गया है, बहुत सारे मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया गया है, बिजनेस प्रोसेस वाइज डिवाइड किया गया है। नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा सारे मॉड्यूल्स को। मतलब पॉसिबल उतना, मतलब ये नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी सारा मॉड्यूल देखे, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। और इसमें बिजनेस मॉड्यूल वाइज इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि एफ आई सी ओ, ये एक मॉड्यूल है। MM, SD, QM, PP, PM, PS, HR, इस तरह का बहुत सारा मॉड्यूल्स है। तो किसी को पता है ये सारे मॉड्यूल्स का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, फीको को क्या बोलते हैं? अगर बोलेगा मुझे फीको सीखना है, इसका मतलब क्या है?
फाइनेंस एंड फाइनेंस एंड कंट्रोल। कंट्रोल। करेक्ट। बेसिक नॉलेज आप लोग का ठीक है, इसका मतलब। एमएम का मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट, करेक्ट। एसडी का सेल्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड क्यूएम क्वालिटी क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट, करेक्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग, एग्जैक्टली। प्लांट मेंटेनेंस। ओके, प्लांट मेंटेनेंस। प्रोजेक्ट सिस्टम्स। प्रोजेक्ट सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स। एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये हुआ बेसिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि एसएपी में अवेलेबल हैं। छोटे छोटे बिजनेस को ये करके हम लोग मॉड्यूल वाइज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, सर बैक साइड से वॉइस आ रही है। हाँ बैक साइड से वॉइस आ रही है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। नॉइस। हाँ ठीक है। तो देखिए, ये सब जो मॉड्यूल्स है ना, ये सारे मॉड्यूल्स मेनली, ये 3 मॉड्यूल मेन है जो एसएपी को रन करने के लिए काफ़ी है। किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर ये 3 मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं तो एसएपी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एफआईसीओ का यूज़ क्या है? जितना भी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है, जस्ट लाइक एडवांस, वेंडर पेमेंट, या फिर कुछ सेल करते हैं तो हम अमाउंट कुछ मनी रिसीव करते हैं तो इनकमिंग पेमेंट। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस विच इज रिलेटेड टू मनी इज कम्स अंडर फीको। जितना भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है फीको में आता है। फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एक्चुअली इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस है। ये बाहर से कुछ कनेक्टेड नहीं रहता है, इसमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं निकलता है जो कि मुझे स्टैट्यूटरी या बाहर किसी जगह सबमिट करना रहता है, ठीक है। तो फाइनेंस जो है, इसमें सारे रिपोर्ट्स रहते हैं, लाइक बैलेंस शीट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ये सब फाइनेंस में रहते हैं। तो उसी तरह मटेरियल मैनेजमेंट एक मॉड्यूल है। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें P2P साइकिल रहता है। P2P साइकिल, P2P, P2P साइकिल का मतलब क्या है? प्रोक्योर टू पे। करेक्ट, प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे में एक साइकिल होता है जो कि परचेज से रिलेटेड, वेंडर से रिलेटेड रहता है। जो भी प्रोक्यूरमेंट होता है हमारे कंपनी में, कुछ भी जो खरीदते हैं, स्पेयर्स हो या रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश गुड्स हो, कुछ भी हो, या कोई वेंडर जैसे हमारा कुछ काम कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो, सब आता है एमएम का अंदर, एमएम से रिलेटेड है, ओके। उसी तरह एसडी में क्या है? O2C, O2C, इसको बोलते हैं O2C। O2C का मतलब फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डर टू कैश। करेक्ट, ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश में क्या होता है? जैसे सेल ऑर्डर हम देते हैं किसी को, कस्टमर को सेल ऑर्डर देते हैं, फिर गुड्स जो भी हमको ऑर्डर मिलता है, जैसे सपोज स्टील कंपनी है हमारी, तो स्टील प्रोडक्ट बनाने का जो ऑर्डर लेते हैं, लाइक 1000 मैट्रिक टन, उसको बना के डिलीवर करने तक और कैश रिसीव करने तक सारा काम आता है इसमें, एसडी में, ठीक है। तो ये एक्चुअली फाइनेंस को भी एक शॉर्टकट है, R2R, लेकिन इसमें कोई साइकिल नहीं होता है, बिकॉज फाइनेंस एक ऐसा मॉड्यूल है जो मैक्सिमम सारे मॉड्यूल से लिंक है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ऐसे तो सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, लेकिन फाइनेंस माने टाइटली इंटीग्रेटेड है सारे मॉड्यूल के साथ। इसको बोलते हैं R2R, मतलब रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। इसका काम क्या है? हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली सीखना है एमएम, ठीक है। तो एमएम में मैं बता दूं, एमएम में एक साइकिल होता है जो कि बेसिकली हर बिजनेसेस में उसको फॉलो करते हैं। एमएम का यूज क्या है? देखिए, प्रोक्यूर टू पे, ये एक साइकिल होता है।
सबसे पहले प्रोक्यूर टू पे में क्या आता है, किसी को पता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। करेक्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, लाइक परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? परचेज रिक्विजिशन माने कुछ मुझे चाहिए। सपोज मैं आईटी में काम कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, अब मैं ज्वाइन किया हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन जनरेट करूंगा, और जनरेट करके किसको दूंगा वो परचेज रिक्विजिशन? वेंडर्स। नो नो नो, वेंडर्स। नॉट वेंडर्स, परचेज डिपार्टमेंट को परचेज दूंगा। डिपार्टमेंट को। करेक्ट, परचेज डिपार्टमेंट प्रोक्यूरमेंट करेगा ना, हम तो डायरेक्ट वेंडर को नहीं दे सकते क्योंकि हम तो आईटी डिपार्टमेंट हाँ। में काम कर रहे हैं, तो हमको देना हाँ। होगा परचेज डिपार्टमेंट। करेक्ट, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? वेंडर एवोल्यूशन करेगा। वेंडर एवोल्यूशन मींस 4 वेंडर से कोटेशन लेगा कि आप कितना में दोगे, आप कितना में दोगे। तो जो L1 रहेगा, सपोज L1 हो गया डेल कंपनी का लैपटॉप सस्ता में आ गया, तो उसने डेल को ऑर्डर दे दिया, एक कोई इन्फोटेक है उसको दे दिया ऑर्डर, तो उसको क्या देगा? परचेज ऑर्डर। ठीक है, अभी ये वेंडर क्या करेगा? परचेज ऑर्डर लेके वो क्या करेगा? गुड्स डिलीवर करेगा। तो गुड्स डिलीवर करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स रिसिप्ट। वो लेके आ गया प्लांट में, सपोज या ऑफिस में आ गया हमारा लैपटॉप लेके, अब हम उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने का काम किसका है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? परचेजिंग डिपार्टमेंट का ही है। नो नो नो, स्टोर डिपार्टमेंट गुड रिसीव करते हैं। स्टोर वाले रखेंगे ना गुड्स को, कहाँ रखना है, डायरेक्टली यूजर के पास नहीं जाता है। कोई भी मटेरियल जो वेंडर से आता है पहले स्टोर डिपार्टमेंट में जाता है। अगर क्वालिटी मॉड्यूल वहाँ पे चल रहा है, QM चल रहा है, तो फर्स्ट स्टोर वाले गुड्स रिसीव करके इसको क्वालिटी में भेजेंगे। क्वालिटी में अगर पास हो जाएगा तब अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, वहां से हम लोग यूज कर पाएंगे इसको। ठीक है, इशू कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है? जब गुड्स रिसीव, वेंडर ने गुड्स लैपटॉप पहुंचा दिया मेरे ऑफिस में, अभी वो उसके साथ इनवॉइस भी तो देगा मुझे, इनवॉइस रिसिप्ट। करेक्ट, इनवॉइस दे दिया। इनवॉइस सपोज वो लैपटॉप का दाम था 30,000, उसने 30,000 का इनवॉइस दे दिया विद टैक्स। इसका एंट्री कौन करेगा? इनवॉइस का एंट्री एक प्लांट में कौन करेगा बताइए? फाइनेंस वाला एग्जैक्ट पेमेंट करेगा। एग्जैक्ट, पेमेंट नहीं, इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब है बिल बुकिंग। एसएपी में हाँ। पहले बिल बुकिंग करेगा। सेल्स वाले ना, नहीं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, सेल्स वाले नहीं, फाइनेंस वाले करेंगे ना। फाइनेंस टीम इनवॉइस अच्छा, बिल बुकिंग करेंगे। नहीं मेरे को लगा फाइनेंस वाले का काम बस पे करना होता है। नहीं, बिल भी वही बुक करेंगे ना। पैसा अच्छा, तो बिल तो सबमिट कहाँ करते हैं हम लोग? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जनरली करते हैं ना। हाँ। हाँ, तो वेंडर जैसे बिल अपना सबमिट कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वो पहले बिल बुक करेगा। उसके बाद उसका जब टाइम आ जाएगा पेमेंट करने का, जो भी पेमेंट टर्म में बात हुआ है कि 30 डेज में देंगे, 15 डेज में देंगे या इमीडिएट देंगे, तो उस हिसाब से पहले बिल बुकिंग करने के बाद पेमेंट होगा, पेमेंट टू वेंडर। तो देखिए अभी पेमेंट हो गया, काम खत्म, अभी यहाँ पे एंड हो गया, P2P साइकिल खत्म। तो ये सारे करने के लिए हर स्टेप में एसएपी में एक टी कोड बनाया गया है। टी कोड को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन कोड। एग्जैक्टली, टी कोड को बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। ओके, तो ट्रांजैक्शन कोड को यूज करके हम ये सब स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे परचेज रिक्विजिशन का टी कोड क्या है? ME51N। एग्जैक्टली, ME51N। करेक्ट, पीओ का ME21N। सही है। एंड गुड रिसीव MIGO। बढ़िया है। इसके बाद इनवॉइस रिसीव MIRO। आपने पढ़ा है लग रहा कहीं पे ये सब। पेमेंट का नहीं पता। नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। F-53 सॉरी, F-53। सर मैं इसी में काम कर रहा हूँ, मतलब एंड यूजर को सपोर्ट इसी में कर रहा हूँ। अच्छा, तब तो अच्छे से पता होगा ये सारी चीज। ठीक है, तो अभी जैसे अभी बेसिक्स में जा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वही आपको मतलब चाहिए ना? हाँ सर, पूरा। ओके, नाउ अभी देखिए ये तो साइकिल पता चल गया। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ, अभी एसएपी में 2 तरह के डेटा रहते हैं, डेटा टाइप।
बताइए क्या हो सकता है, कुछ पता है इसके बारे में? ट्रांजैक्शन डेटा, मास्टर डेटा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इसमें ट्रांजैक्शनल डेटा, किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको बता के ही चलेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शनल डेटा एंड मास्टर डेटा, ये दो तरह का डेटा रहता है एसएपी में। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शनल डेटा एक्चुअली है क्या, और मास्टर सर, जो डेटा को हम लोग बिजनेस डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में यूज करते हैं, जैसे परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, परचेज रिक्वेजिशन बना रहे हैं, एग्जैक्टली, तो जो डेटा हमेशा चेंज हो रहा है, जो डेटा नया है, तो वो ट्रांजैक्शन डेटा है। और जो डेटा मास्टर डेटा का यूज कर रहा है वो ट्रांजैक्शन डेटा है। सही। एडवांस पेमेंट, एडवांस, ठीक है। तो जो भी डेली जैसा कि उन्होंने बताया, क्या नाम है आपका? एक्चुअली मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। मयंक सर। अच्छा, मयंक। मयंक जी, रणवीर कट गया था, अभी आ गया, ठीक है। तो मयंक जी देखिए, आपको जैसे पता है, जैसे कि पीओ, पीआर, पेमेंट, एडवांस, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही, ये ट्रांजैक्शन डेटा होता है, जो कि डेली एक्टिविटीज में हमारा काम आता है, उसको हम ट्रांजैक्शनल डेटा बोलते हैं। और मास्टर डेटा उसको बोलते हैं, लाइक एग्जांपल बोलिए। जैसे वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, जो डेटा हर बार यूज होगा यस, कोई भी ट्रांजैक्शन करने में। एग्जैक्टली। और कुछ बताइए। जीएल, क्रेडिट मास्टर हो गया आपका, ग्रुप मास्टर हो गया, क्रेडिट मास्टर, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट। करेक्ट करेक्ट, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, इन्फो लिस्ट, कोटा अरेंजमेंट। हाँ ठीक है, ऐसा बहुत है। इन्फो रिकॉर्ड, सॉरी, इन्फो रिकॉर्ड 2 बार हो गया, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से हम जो भी है मास्टर डेटा, इसको बोलते हैं वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, जो वन टाइम क्रिएट करते हैं और सेवरल टाइम्स यूज करते हैं, मेनी टाइम्स एट द एंड। मतलब जैसे हमको लैपटॉप चाहिए, तो एसएपी में पहले लैपटॉप का मटेरियल कोड होना चाहिए, उसको मटेरियल कोड को ही हम मास्टर बोलते हैं, उसमें सारा डिटेल्स रहता है। डिटेल्स इन द सेंस लाइक मटेरियल, जैसे लैपटॉप का क्या यूनिट ऑफ मेजर होगा, सेट में आएगा, ईच में आएगा। जैसे डीजल मंगा रहे हैं, तो डीजल का मटेरियल कोड खोलेंगे और डीजल लीटर में आएगा, तो एल देंगे, उसका स्पेसिफिकेशन माने बेस यूनिट ऑफ मेजर। उसके बाद क्या होगा मास्टर में, जैसे वो मतलब उसका ग्रुप क्या होगा। तो देखिए, मटेरियल मास्टर में जब जाएंगे डिटेल्स में, तो यहाँ पे बहुत बहुत चीज है इसके अंदर, वेंडर मास्टर में भी बहुत चीज है। तो हर मास्टर डेटा को अच्छी तरह से मेंटेन करना ही एक कंसल्टेंट का काम है। अगर मास्टर डेटा सही से आप मेंटेन कर देंगे ना, तो आपको मैंने 50% से ज्यादा आपको एरर फ्री हो जाएगा आपका सिस्टम जो भी है। तो मास्टर डेटा को अच्छे तरीके से जानना है और उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, मास्टर डेटा हो गया। अभी स्टार्ट करेंगे, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसमें। और मुझे नहीं लगता कि बेसिक्स और मतलब कुछ बताने का जरूरत है इसमें, बिकॉज आप लोग सब वर्किंग हैं, सबको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि कंपनी क्या है, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब तो पता है आप लोगों को। जी सर। राइट। तो एक काम कीजिए, एसएपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलिए, कैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है? कंपनी, करेक्ट, कंपनी कोड, करेक्ट, प्लांट, ठीक है, स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। और सर अलग से हम लोग परचेजिंग ऑर्ग और परचेजिंग ग्रुप लिख सकते हैं। हाँ, अलग से मैंने वो प्लांट लेवल पे ही रहता है, मतलब प्लांट के साथ असाइंड रहता है, वो कंपनी कोड और प्लांट दोनों के साथ असाइंड होता है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे प्लांट के साथ साथ हम परचेजिंग और भी ले सकते हैं, और ये दोनों के साथ असाइन रहता है, इसके साथ भी कंपनी कोड लेवल में भी सेम रहता है। तो अभी यहाँ पे लिखना कंफ्यूज हो जाएगा एक्चुअली, ये यहाँ पे ये इसी सीक्वेंस में जाते हैं। स्टोरेज लोकेशन, इसके अंदर
परचेजिंग ग्रुप, जीआरपी। ठीक है, हाँ सर। तो ये होता है एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एसएपी में क्या है ना, कंपनी, सपोज अभी ये सबका एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या है, प्लांट क्या है, स्टोरेज लोकेशन क्या है। अभी मैं एक जस्ट ओवरव्यू देता हूँ। सपोज कंपनी हो गया जिंदल, ठीक है, जिंदल ग्रुप, ये हो गया कंपनी। अभी जिंदल ग्रुप का 2 यूनिट चल रहा है। सपोज एक है जिंदल स्टील, सॉरी, जिंदल स्टील, एंड नेक्स्ट चल रहा है ये 1 हो गया कंपनी कोड जिंदल स्टील, एंड कंपनी कोड 2 ये चल रहा है जिंदल टेक्सटाइल। ठीक है, तो जिंदल का 2 कंपनी है, एक है जिंदल स्टील और एक है जिंदल टेक्सटाइल। तो ये 2 कंपनी जब रहेगा तो इसको 2 कंपनी कोड हम क्रिएट करेंगे। सपोज 1000 इज अ जिंदल एंड 2000 इज अ जिंदल स्टील। ये 4 डिजिट का कोड क्रिएट कर मतलब रहता है, फिक्स है, 4 डिजिट का ही रहता है मैक्सिमम। तो कंपनी कोड 1000 क्रिएट करेंगे जिंदल स्टील के लिए, 2000 क्रिएट करेंगे जिंदल टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, तो अभी सपोज जिंदल में जिंदल स्टील में अभी कितने प्लांट्स हो सकते हैं, लाइक प्लांट 1, प्लांट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना सर, हाँ प्लांट की कोई काउंटिंग नहीं हो सकती ना, अगर चाहे तो कितना भी क्रिएट कर लें एक कंपनी के अंदर। हाँ, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं बस पूछ रहा था आपसे। हाँ हाँ, कंपनी कोड भी कितना भी हो सकता है। हम्म। जैसे कंपनी कोड भी मैं 10 बना सकता हूँ, उसमें क्या है। तो प्लांट जैसे प्लांट 1, प्लांट 2। अच्छा, जैसे कंपनी कोड हम 10 बनाएंगे तो क्या कंपनी भी 10 रहेंगे हमारे, वो उस 10 के साथ एक टाइप नहीं हो सकता? क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। जैसे हमारे 10 कंपनी कोड होंगे तो क्या कंपनी भी 10 होंगे? नहीं, कंपनी एक ही होगी ना, क्योंकि ग्रुप है कंपनी। अच्छा। कंपनी इज अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर उसका सब जितना सिस्टर हाँ कंपनी है। समझ गया, जैसे टाटा का टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टाटा टीसीएस। एग्जैक्टली समझ एग्जैक्टली, गया समझ वही 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 मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि टाटा के अंदर तो बहुत सारे कंपनी है, तो टाटा इज ए 1 ग्रुप, वही ग्रुप ये जिंदल ग्रुप मैंने लिखा हूँ। और टाटा जिंदल ग्रुप का ये 2 कंपनी है। सपोज एक जिंदल स्टील जनरेट कर स्टील बना रहा है और एक टेक्सटाइल बना रहा है। तो अभी जिंदल स्टील कंपनी कोड के अंदर इसका 2 या 3 प्लांट है। सपोज 3 प्लांट है, इसमें 3 प्लांट है। ठीक है, एक इसमें है जिंदल 1000 वाला में 1000 जो कंपनी कोड है उसमें 3 प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ऐसे करके जितना भी प्लांट रहेगा उसका स्टील का सारा इसी कंपनी कोड के अंदर बनेगा, जो कि 1000 है। ठीक है, अभी समझ में आ गया हायरार्की लेवल। कंपनी कोड के अंदर में प्लांट ओपन होता है, डायरेक्ट भी नहीं हो सकता है कंपनी के अंदर, और इसके मतलब इसके वाइस वर्सा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे एक प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन किस लेवल पे बनता है, प्लांट लेवल पे। सपोज प्लांट 1 के अंदर स्टोरेज लोकेशन, हाँ हाँ कर लिया। ठीक है, तो वीडियो इकट्ठे डालेंगे ना पूरा? हाँ हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, वो मर्ज करके मैं डाल दूंगा, कोई इशू नहीं। तो देखिए फिर क्या है, परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप क्या होता है, तो सॉरी स्टोरेज लोकेशन में था हमने। तो स्टोरेज लोकेशन प्लांट के अंदर में क्रिएट होता है, अंडर द प्लांट। जैसे एक प्लांट में बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन है, मेन स्टोरेज लोकेशन, सेंट्रल स्टोरेज लोकेशन, हो सकता है कि नहीं, इस तरह का 3-4 स्टोरेज लोकेशन भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो उस तरह से हम उसको मैप करेंगे। तो प्लांट के अंदर में स्टोरेज लोकेशन 1, स्टोरेज लोकेशन 2। तो ये है हायरार्की लेवल। अब एक एक प्लांट के अंदर में जितने स्टोरेज लोकेशन रहेंगे उतना क्रिएट करना पड़ेगा हमें। एक कंपनी कोड के अंदर में जितने प्लांट रहेंगे उतने क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्की लेवल। और परचेजिंग ग्रुप क्या है, ये क्या है, ये डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, पर्सन और रिस्पॉन्सिबल। ग्रुप वाइज भी? करेक्ट, रिस्पॉन्सिबल। डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बनाते हैं तो जैसे आईटी, फाइनेंस, स्टोर, क्वालिटी, इस तरह का डिपार्टमेंट में बना के परचेजिंग ग्रुप यूज करेगा। तो जो भी डिपार्टमेंट पीओ बनाएगा वो अपना ग्रुप डालेगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग को रिपोर्टिंग के लिए आसान होता है। और क्या है, ये देखिए, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अगर एक कंपनी में जैसे 10 लोग या 20 लोग ही परचेज ऑर्डर बनाते हैं
तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो अपना ग्रुप ही यूज करे, ताकि पता चले कि ये किसने पीओ बनाया है। डिपार्टमेंट वाइज तो पता नहीं चलेगा, अगर एक डिपार्टमेंट में 4-5 लोग बना रहे हैं तो किसने बनाया पीओ पता नहीं चलेगा। यूजर ऐसे पता चलेगा, हिस्ट्री में जाने से पता चलेगा, पीओ को देखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है सारा हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ एमएम का। अभी इसी तरह से हम एसएपी में कॉन्फ़िगर भी करते हैं। ठीक है, तो एसएपी में दिखाता हूं मैं इजी एक्सिस और एसपीआरओ क्या होता है। एसपीआरओ का फुल फॉर्म पता है किसी को? स्पेशल प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट। एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। सर थोड़ा परचेजिंग और के बारे में डिटेल में बताइए ना। अच्छा पता था। रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो जो भी कंसल्टेंट है, चाहे वो एफआई हो, एमएम हो, एसडी हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, जो कंसल्टेंट रहेगा वो एसपीआरओ टी कोड ही यूज करेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और जो एंड यूजर रहेगा वो एसपीआरओ टी कोड यूज नहीं करेगा, उसके लिए एसएपी इजी एक्सिस स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बता देते हैं क्या है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? सपोज मेरा एक कंपनी है, मान लीजिए भुवनेश्वर में, ओके, उड़ीसा भुवनेश्वर में मेरा एक कंपनी है, मतलब प्लांट है। वहां पे क्या हो रहा है? स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, और मेरा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो है कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, सपोज अभी मुझे क्या चाहिए, अपने प्लांट में एक मोटर चाहिए, मोटर एक खराब हो गया, मुझे खरीदना है। तो वो मोटर मुझे पूरा भुवनेश्वर में नहीं मिला, तो मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस को बोलना पड़ा कि आप वहां से प्रोक्यूर करके भेज दो। तो जो भी है वहां से उसको खरीदना है, जस्ट कोलकाता से खरीदना है, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे वेंडर्स भी हैं वहाँ पे। तो मेनली वो वेंडर क्या किया, वो मोटर डिलीवर किया कलकत्ता में। तो प्रोक्यूरमेंट कहाँ से हो गया? अभी कलकत्ता से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ORG 1, ये हो गया मेरा प्लांट लोकेशन। ठीक है, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन 2, वो हो गया मेरा कोलकाता लोकेशन। तो जहां से भी आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, जहां से भी आप खरीद रहे हैं कुछ भी, वहां का आप एक मतलब सिमिलर टाइप का एक परचेजिंग ऑर्ग बना के रखेंगे। ठीक है, लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता। तो अभी जैसे एक कंपनी का तो एक जगह से प्रोक्यूरमेंट नहीं होता है, बहुत जगह से होता है। जैसे हमारा कंपनी है तो यहाँ कलकत्ता, भुवनेश्वर, नहीं तो दिल्ली, कहीं से भी, जहां से भी प्रोक्यूर हो रहा है वहां का एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? अलग अलग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बेनिफिट क्या है? सपोज मुझे चाहिए अभी रिपोर्ट कि कलकत्ता लोकेशन से कितना परचेज ऑर्डर बना, तो कैसे पता करेंगे? यही परचेज ऑर्गेनाइजेशन से पता करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अच्छा है, क्योंकि इसको सेग्रीगेट कर दिए हैं। अभी प्लांट लोकेशन में कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है वो रिपोर्ट भी निकल सकता है। अगर एक ही परचेज ऑर्ग रखते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और हर लोकेशन से परचेज करते हैं, तो हमको पता कैसे चलता कि इस लोकेशन में कितना ज्यादा परचेज ऑर्डर बन रहा है, कहाँ के कितना बन रहा है। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग परचेज ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन वाइज क्रिएट करते हैं एसएपी में, मतलब एज पर मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, समझ में आया? सर जैसे कोई पूछेगा कि परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है परचेज ऑर्डर के लिए। हाँ, अलग अलग आप बोलेंगे लोकेशन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू लोकेशन वाइज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू प्रोक्यूर द मटेरियल। जहां से मटेरियल प्रोक्यूर कर रहे हैं वो लोकेशन वाइज हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं टू गेट द रिपोर्ट एंड सेग्रीगेट द परचेज ऑर्डर। ओके, ठीक है। इसमें अभी तक किसी को सर एक बार रिपीट कीजिए सर अभी। हाँ, देखिए, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू सेग्रीगेट द लोकेशन टू द एंटायर ग्रुप। माने कोई ग्रुप में एक ग्रुप है, उसमें वी आर प्रोक्यूरिंग द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, and we want to segregate that in a separate way. We are getting the report accordingly. So हम अलग अलग
लोकेशन से रिपोर्ट अगर हमको चाहिए तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम सारे कंपनी को ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि हमारा प्लांट अगर एक जगह में है और कॉर्पोरेट से हम लोग प्रोक्यूर कर रहे हैं, तो एक दिन ना एक दिन अगर मैनेजमेंट आपसे पूछता है कि इस लोकेशन में सिर्फ बताइए कितना प्रोक्यूर हुआ, तो आप कैसे रिपोर्ट दोगे? आपको तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करने से अच्छा है ना, तुरंत आप निकाल के दे पाओगे। ठीक है ना? यस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाते हैं परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लांट तो पता है प्लांट क्या है, जितना भी प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वो एक प्लांट है, एक उसको सेपरेट एक प्लांट बना के रखे हैं। तो प्लांट वाइज अभी जैसे एक मटेरियल में प्लांट 1 में मंगाया, जैसे लैपटॉप मंगाया मैंने प्लांट 1 में, अभी प्लांट 2 में वो मटेरियल कोड नहीं है, लैपटॉप मटेरियल कोड नहीं है, तो क्या करते हैं इस केस में? एक्सटेंड करते हैं, सेम मटेरियल कोड सेम प्लांट में एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब अनदर प्लांट में। तो हमको क्रिएट करना नहीं पड़ता है, मास्टर डेटा भी कम रहता है, क्योंकि वो सेम स्पेसिफिकेशन सेम डिस्क्रिप्शन सब वहाँ कॉपी हो जाता है सेम अदर प्लांट में। मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा ना तो ये सब आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पूरा क्लियर हो जाएगा 1 by 1। तो आप लोग को क्या है, मैं एक सिलेबस शेयर कर दूंगा, अकॉर्डिंगली वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग डेली बाय डेली क्लास करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो और सब जो भी प्रैक्टिकल होगा सबको रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग को डेली बाय डेली यूट्यूब के थ्रू शेयर कर देंगे। तो उससे क्या है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाएंगे घर में। और SAP ऐसा चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी आप इसमें मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। हेलो हेलो सर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पूछना था। जैसे प्लांट मेरा, मान लो सपोज मैं रेवाड़ी में रहता हूँ, तो रेवाड़ी में प्लांट है। ठीक है। ठीक है सर। अब मुझे रॉ मटेरियल भी मंगाना है, मुझे सपोज एसेट भी मंगाने हैं, मशीन्स मंगानी है। ठीक है सर। और या मुझे मिसलेनियस आइटम्स मंगाने हैं, जैसे चेयर मंगानी है, लैपटॉप मंगाने हैं, पेन्स मंगाने हैं, फोल्डर्स मंगाने हैं, रजिस्टर्स मंगाने हैं। तो सर जैसे अब ऐसे है तो इसके लिए मान ले फिर कॉर्पोरेट ऑफिस अलग अलग जगह हो, ऐसा जरूर मान ऐसा ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता प्लांट में ही हमारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो 2-3 ही? नहीं, प्लांट में 2-3 हो, करेक्ट है। देखिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो आप जैसे कह रहे हो लोकेशन वाइज है, लोकेशन वाइज मान लो हमारा जैसे रॉ मटेरियल है गुजरात से भी आता है, राजस्थान से भी आता है, मान लो आपका चेन्नई से भी आता है, हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि कॉर्पोरेट ऑफिस वहां भी है, सपोज है, तो उसको भी हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दें? ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आपको परचेज ऑर्गेनाइजेशन कब बनाना पड़ता है? जब आप जो परचेजिंग कर रहे हैं, फिजिकली बोल रहा हूँ, नॉट फॉर सिस्टम। फिजिकली अगर आप एक टीम रखते हैं ना हर जगह, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में आपने परचेज का एक टीम रखा हुआ है, वहां पे 4-5 लोग हैं जिसका काम है सिर्फ परचेज करना। प्लांट में आप एक टीम रखे हैं, वो 5 टीम का काम है। एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी? एक ही होगी नहीं, उस प्लांट की? नहीं, एक ही हो सकती है। आप मैं क्या बोला था, फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही मैं बोला था कि आप एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी रखते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आपको रिपोर्ट देना होगा। जैसे आपने बोला कहाँ पे, रेवाड़ा, रेवाड़ा में अगर आपको पूछा जाएगा कि कितना परचेजिंग हुआ है, तो आप कैसे दोगे रिपोर्ट अगर आप नहीं बनाओगे रेवाड़ा बोल के एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन? आप एक ही बनाओगे, लेकिन आप कैसे फिर रिपोर्टिंग कैसे करोगे? सर मटेरियल वाइज करेंगे, जैसे रॉ मटेरियल के लिए करेंगे कि रॉ मटेरियल हमारा कहाँ कहाँ से आया, फिर वो वेंडर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रॉ मटेरियल वाइज करेंगे तो रॉ जैसे मटेरियल। आप मटेरियल टाइप भी तो बनाते हैं ना आप सर? मटेरियल टाइप भी तो बनाते हैं। हाँ मटेरियल टाइप बनाते हैं, लेकिन रॉ अगर जैसे रॉ मटेरियल हो गया, हम्म, अब जैसे रॉ मटेरियल वाइज लेना, तो रॉ मटेरियल हमारा मतलब इंडिया में चारों तरफ से ही आ रहा है, तो एक रॉ मटेरियल का एक हमारा सेट हो जाएगा कि हाँ रॉ मटेरियल इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, मतलब ये परचेज वाला रॉ मटेरियल मंगा रहा है, तो वो रिपोर्टिंग भी तो हो सकती है सर? ऐसा भी हो सकती है, लेकिन देखिए ये जो है ना, लोकेशन ना का तो मतलब वेरी मतलब करता है, प्लांट टू प्लांट वेरी भी कर सकता है, ये भी हो सकता है कंपनी कंपनी वेरी करे। हाँ राइट, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी वेरी हो गया। अगर आप चाहते हैं एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करना तो एक ही कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट चाहते हैं, जैसे मैं क्या बोला, ये फिजिकली आप सोचिए, आप SAP को छोड़ दीजिए, आप फिजिकली सोचिए कि अगर आपका टीम है परचेजिंग का, अलग अलग लोकेशन में आप बना के रखे हैं। अगर आप कोलकाता लोकेशन में 5 जने को रखे हैं वो परचेज सर अगर मैं नहीं बनाना चाहता, मैं अपनी कंपनी में ही रखना चाहता हूँ उस टीम को, कि हाँ ये तो कोलकाता से ही लेगी, ये आपकी दिल्ली से ही लेगी और ये वहां से लेगी, जरूरी
की है कि कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब वहां बनाया जाए और वहीं परचेज ऑर्गेनाइजेशन दी है। नहीं मैं ये ऐसा पूछना नहीं, चाह रहा था। ऐसा नहीं। आप ठीक है, सेपरेट भी, सिंगल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कि मतलब जैसे मेरे प्लांट में ही सारी टीम अलग हो जाए, कि कोलकाता से मंगाने वाली अलग टीम हो, उसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन अलग दे दें, ऐसा नहीं हाँ हो सकता सर? हाँ, ऐसा ही तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा सेम ही तो बोल रहा हूँ। मतलब ये फिजिकली जैसे कंपनी का आदमी ही बोल रहा हूँ, जैसे हमारे कंपनी में जैसे कॉर्पोरेट लोकेशन से अगर परचेज कर रहा है और वहाँ पे 5 का टीम है जो परचेज कर रहा है, तो वो उनको एक परचेजिंग लोकेशन का नाम से हम लोग डिफाइन कर देंगे सिस्टम में। तो क्या होगा कि मुझे रिपोर्टिंग मिलेगा ना कि कोलकाता से कितना प्रोक्यूर हुआ, इस परचेजिंग लोकेशन से कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं? ठीक। यही है। ठीक है, अभी आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कल का क्लास में देखेंगे, प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। मास्टर डेटा क्या है पहले वो देखेंगे, P2P साइकिल देखेंगे कैसे करते हैं, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। हेलो राज सर। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए। हेलो। ये बीच में मेरा कट हो गया था, ये किधर तक सर हुआ था अपना? मैं शेयर कर देता हूँ, आपको वो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा ना? वीडियो मिल जाएगा आपको, अभी शेयर कर देता हूँ मैं, थोड़े आधे घंटे में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, चलेगा। ओके ठीक है, ओके। थैंक यू राज सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय बाय एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। गुड नाइट बाय सर। एवरीवन।